Assalamu alaikum and welcome back with another lecture of VLSI design. लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर की थी इन्वर्टर की, जिसमें हमने उसकी रोबस्टनेस को देखा था, फिर उसकी प्रोपगेशन डिले के डिफरेंट स्पेक्स को देखा था और उसको ऑप्टिमाइज़ करने की टेक्निक्स को देखा था। उसके बाद फाइनली हमने पावर डिसिपेशन को स्टडी किया था कि हमारे पास स्टैटिक सोर्सेज कौन सी हैं, डायनेमिक सोर्सेज कौन सी होती हैं पावर डिसिपेशन की। तो उसके बाद आज हम चलते हैं टुवर्ड्स द डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें हम सबसे पहले कम्बिनेशनल सर्किट्स के डिज़ाइंस को देखेंगे और फिर उसके बाद वही परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी करके आए हैं, लास्ट फ्यू लेक्चर्स में स्टडी करके आए, वो हम इस पे अप्लाई करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, एक कम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। कम्बिनेशनल लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक से आप पहले भी फेमिलियर होंगे। बेसिक डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में आपने इसे पढ़ा भी होगा। कम्बिनेशनल लॉजिक में एक्चुअली जो आउटपुट होती है वो फंक्शन होती है इनपुट का, यानी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है। और सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपके पास जो आउटपुट होती है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस स्टेट्स पे भी डिपेंड करती है आपके पास। तो अगर आप डायग्राम पे देखें तो दोनों सर्किट्स में बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस है वो स्टेट का है। यानी सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपके पास देयर इज़ एन एलिमेंट, देयर इज़ एन एडिशनल एलिमेंट विच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट फॉर नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। तो आपके पास बाकी सीक्वेंशियल सर्किट में कम्बिनेशनल पार्ट भी होता है, सिर्फ एडिशन जो है वो एक मेमोरी एलिमेंट की आती है जो आपके पास स्टेट इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो ये बुनियादी तौर पर डिफरेंस है कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स में। तो आगे हम जब अपने डिफरेंट डिज़ाइंस को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा। फर्दर कम्बिनेशनल सर्किट हों या सीक्वेंशियल सर्किट हों, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखें तो एक कैटेगरी स्टैटिक सीमॉस डिज़ाइन की है और दूसरी डायनामिक की है। डायनामिक सर्किट डिज़ाइन पर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। इनिशियली हम जो है वो अपने स्टैटिक डिज़ाइंस को डिस्कस करेंगे। हमने जो इनिशियली एक सीमॉस लॉजिक स्टाइल पढ़ा था वो बेसिकली आपका स्टैटिक सीमॉस डिज़ाइन था। स्टैटिक सीमॉस डिज़ाइन में आपके पास होता क्या है कि at any instant of time your output is actually connected to either VDD or ground via finite or low resistive path. It means that कि आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो उसका कनेक्शन सप्लाई वोल्टेज या ग्राउंड से ब्रेक हो। आपके पास आउटपुट का कनेक्शन और आउटपुट जो है वो हमेशा वैलिड आउटपुट होगी, यानी कि आउटपुट जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन से जो भी आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन से जो भी आउटपुट कंप्यूट हो रही है वो इनपुट से कंप्यूट होगी और हर वक्त जो है वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो आउटपुट बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशन के मुताबिक ही होगी आपके पास। जबकि डायनामिक सर्किट्स में आपके पास ऐसा नहीं होता। जैसे स्टैटिक सर्किट में या आउटपुट 0 या 1 होगी डिपेंडिंग अपॉन दी आउटपुट एंड डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एंड बुलियन एक्सप्रेशन। बट इन डायनामिक सर्किट्स you have third possibility of the output which is the temporary storage of signal values, ठीक है, on capacitive nodes। तो डायनामिक और स्टैटिक सर्किट में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि आपके पास स्टैटिक सर्किट्स में आपकी जो आउटपुट है वो या तो ग्राउंड से कनेक्टेड है या सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो इसमें जो है वो आपकी आउटपुट स्टेबल आउटपुट आपको मिलेगी। जबकि डायनामिक सर्किट्स में आपकी आउटपुट जो है वो उसमें दो स्टेट्स तो स्टैटिक वाली होती हैं, लेकिन एक तीसरी स्टेट होती है जिसमें वो ना तो वीडीडी से कनेक्टेड होती है ना ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। इसका मतलब है वो टेम्परेरी चार्ज को होल्ड करती है। तो इसमें डायनामिक सर्किट स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा और स्टैटिक सर्किट की स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक सर्किट्स। डायनामिक सर्किट फिर जो है वो पावर डेसिपेशन में ज़्यादा होते हैं आपके पास, यानी एक्टिविटी फैक्टर इनमें कुछ आपके पास ज़्यादा होता है, तो इसलिए पावर डेसिपेशन डायनामिक सर्किट्स की ज़्यादा होती है। आगे जाके डिटेल में हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी कर लेंगे इसमें।
तो स्टैटिक सर्किट्स में नॉर्मली शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होती है, क्योंकि नॉर्मली आपकी आउटपुट या तो वीडीडी से कनेक्टेड होती है या वीएसएस से, तो शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन का पाथ बड़ा कम बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी एक एडवांटेज है स्टैटिक सर्किट्स का। तो इसको डिटेल से देखते हैं आगे हम जाके कि स्टैटिक सर्किट्स आपके पास किस तरह के डिज़ाइन को हम स्टैटिक सर्किट डिज़ाइन कहेंगे। ये आपके पास जो नेटवर्क शो हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली सीमॉस लॉजिक डिज़ाइन, सीमॉस सर्किट डिज़ाइन। इसमें पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क हैं उसी तरह से जैसे पहले थे आपके पास। इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों में से कोई एक नेटवर्क एक्टिव होगा, या तो पुल डाउन नेटवर्क काम करेगा या पुल अप नेटवर्क काम करेगा। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली आपका ये स्टाइल जो है ये बेसिकली स्टैटिक सीमॉस सर्किट का स्टाइल है, कि जिसमें आपकी आउटपुट इधर कनेक्ट टू वीडीडी और वीएसएस। इसमें ऐसा नहीं होगा कि दोनों नेटवर्क एक साथ काम करें। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये नहीं होगा, और आइडियल इनपुट के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास वीडीडी और ग्राउंड आपस में, मतलब पुल डाउन और पुल अप नेटवर्क जो है वो एक इंस्टेंट पे ऑन हो जाए। तो बेसिकली ये आपके पास जो सीमॉस लॉजिक स्टाइल है वो भी स्टैटिक सीमॉस सर्किट डिज़ाइन की कैटेगरी में ही लाइक करेगा आपके पास। अब बेसिकली हम स्टैटिक बिहेवियर देखेंगे कम्प्लेक्स सीमॉस गेट्स का। इनिशियली पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखी थी इन्वर्टर की, और उसके बाद उसके मदद से नॉइज़ मार्जिन्स को मेजर किया था by looking at the switching threshold of the voltage transfer characteristic curve or switching threshold of the inverter। अब हम वही सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखते ये हैं कि वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व बेसिकली कैसे चेंज हो जाएगी इन कम्प्लेक्स गेट्स और इन कम्प्लेक्स सर्किट्स। तो आपके पास कम्प्लेक्स जो गेट्स हैं उसमें हमने एक एग्जांपल शो की गई है, एक नैंड गेट की एग्जांपल है हमारे पास। आपके पास कम्प्लेक्स गेट्स या कम्प्लेक्स सर्किट्स में आपके पास जो वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो बेसिकली इनपुट पैटर्न्स पे डिपेंड करेगी कि आपके इनपुट पैटर्न्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, उसके मुताबिक वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो मूव करेगी, और उसकी वजह से बेसिकली आपकी स्विचिंग थ्रेशोल्ड मूव करेगी, और स्विचिंग थ्रेशोल्ड के मूव करने से आपके नॉइज़ मार्जिन चेंज होंगे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि आपकी कम्प्लेक्स गेट्स की जो रबस्टनेस है वो आपके इनपुट पैटर्न्स पे भी या इनपुट कम्बिनेशंस पे भी डिपेंड करेगी। इन्वर्टर के केस में तो हमारे पास एक सिंगल इनपुट थी, तो उसमें वहाँ हमारे पास एक ही वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व आई थी, और उसको हम अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जब कम्प्लेक्स गेट्स की आप बात करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएंगी, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस का बिहेवियर टुवर्ड्स डिफरेंट इनपुट्स कैसा है, मैक्सिमम और मिनिमम नॉइज़ मार्जिन्स क्या हैं। जैसा कि एक एग्जांपल आपके पास नैंड गेट की शो की गई है, और इसमें बेसिकली हाई टू लो ट्रांजिशन देखी गई है टू मैप वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो हमारे पास नैंड गेट के लिए हाई टू लो ट्रांजिशन की 3 पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन हो सकते हैं, जो कि मैंने इनलिस्ट भी किए हुए हैं आपके पास। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो है वो हमने कहा है कि अगर ए और बी दोनों इनिशियली अगर 0 हैं और दोनों 1 की तरफ मूव करते हैं तो वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगी। तो बेसिकली जो उस वक्त वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी ये आपके पास वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ए इज इक्वल टू 1, और ए अगर आपके पास 1 है एट इनिशियली, और बी जो है वो उसमें ट्रांजिशन होती है, तो फिर आपके पास जो है वो ये आपके पास कर्व होगी। और अगर बी आपके पास 1 है और ए 0 to 1 आता है तो वो कर्व आपके पास यहाँ पे आ रही है। अगर आप देखें तो पहले केस में वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व और बाकी दो केसेस से काफ़ी डिफरेंस है। पहले केस का और बाकी दो केसेस का वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व काफ़ी डिफरेंट है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास जब आप कहते हैं कि ए और बी दोनों 0 से 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि आपका पी मॉस, दोनों पी मॉस ऑन होंगे इनिशियली, यानी आपके दोनों पी मॉस इनिशियली ऑन हैं, क्योंकि ए बी 0 है एट इनिशियल पॉइंट। तो जब दोनों आपके पास पी मॉस ऑन होंगे
तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास आपके आउटपुट उस वक्त इनिशियली 1 है, जो कि यहाँ पे 1 है आपके पास। फिर क्या होगा कि चूँकि इनपुट जो है वो 0 to 1 मूव कर रही है, तो आपके पास ये डिवाइसेस ऑफ होना शुरू हो जाएंगी ग्रेजुअली, और आपके पास ये दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी। तो बेसिकली चूंकि दोनों ऊपर से आप अगर देखें तो दोनों PMOS जो डिवाइसेस हैं एक साथ काम कर रही हैं, तो एक साथ काम करेंगे तो दोनों की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और दोनों की रेजिस्टेंस कम होने से ये पुल अप नेटवर्क पावरफुल नेटवर्क बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको पुल डाउन करने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगी। तो इसीलिए आप अगर देखें तो इस ये जो आपके पास वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, आउटपुट इसकी 0 पे ज़रा हायर इनपुट वैल्यू उसके लिए आ रही है रादर देन अदर टू केसेस। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस यही है कि आपके पास इनिशियली दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो पुल अप नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग होगा एट इनिशियल पॉइंट, और जो ही ट्रांजिशन हो जाएगी, स्विचिंग हो जाएगी, तो फिर आपके पास ये 0 की तरफ मूव करेगा। जबकि बाकी दोनों केसेस में अगर आप देखें तो एक केस में आपके पास A1 ऑफ हो चुका था और B जो है वो आपके पास बेसिकली ऑन था जिसने ऑफ होना था। तो इसका मतलब है ऊपर वाले नेटवर्क की रेजिस्टेंस अब कम हो गई है, और नीचे वाला नेटवर्क में अगर आप देखें तो A ऑलरेडी ऑन है और B ने जो है वो आपके पास ऑन होना है। तो इसका मतलब है आपकी जो आउटपुट यानी कैपेसिटिव नोड की यानी इसका जो चार्ज था वो यहाँ पे पहुँच चुका है, यानी इस नोड पे इनिशियली पहुँच चुका हुआ है। अब क्या होगा, जो ही ये ऑन होगा तो ये डिस्चार्ज कर देगा। तो आप देखें इसके लिए इनपुट जो है वो आपको सबसे कम इनपुट इसके लिए चाहिए फॉर A इज इक्वल टू 1 एंड B गोज फ्रॉम 0 to 1। जो फाइनल केस है दैट इज B इज इक्वल टू 1 और A वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डेविएट कर गया है फ्रॉम दी अदर केस A इज इक्वल टू 1। सेकंड केस से थर्ड केस जो है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आप कहते हैं कि B जो है वो आपके पास ऑन है और A जो है वो 0 to 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लें, एक चीज़ अगर आप नोट करें तो B जो है उसमें B जो है आपके पास उसमें आपके पास बल्क जो है आपके पास बल्क और सोर्स जो है वो ये आपके पास बल्क टर्मिनल है, बल्क और सोर्स सेम पोटेंशियल पे है, ग्राउंड पे है। तो इसका मतलब है इसमें बॉडी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो आपके पास ए है इसमें अगर आप देखें तो इसका जो सोर्स टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल ये फ्लोटिंग है, क्योंकि इस पे इसकी एक कैपेसिटिव नोड बन गई। अब इस पे वोल्टेज चेंज होगा जिसकी वजह से सोर्स बल्क पोटेंशियल चेंज होगा, और सोर्स बल्क पोटेंशियल के चेंज होने से बेसिकली यानी इसके दरमियान अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा सोर्स और बल्क के दरमियान। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से ये डिवाइस जो है ए डिवाइस इसको थोड़ी सी ज़्यादा इनपुट वोल्टेज चाहिए होगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। थ्रेशोल्ड क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने ये कहा कि यहाँ पे आपके पास सोर्स जो यहाँ पे अगर आप इसको देखें यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल ये सोर्स है और ये बल्क है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। ठीक है, सोर्स इज एट हायर पोटेंशियल देन बल्क। क्यों हायर पोटेंशियल पे? क्योंकि एक इंटरनल नोड कैपेसिटेंस बन गई है और उसकी वजह से ये हायर पोटेंशियल पे चलेगी। अब जब सोर्स और बल्क के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो आपके पास प्रॉब्लम ये आएगा कि बॉडी इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और बॉडी इफेक्ट जो है वो थ्रेशोल्ड को बढ़ाता है। थ्रेशोल्ड बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले अगर गेट सोर्स वोल्टेज 0.6 चाहिए थी और लेट से अब जो है वो थ्रेशोल्ड बढ़ के 0.65 चली गई है, तो अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा इनपुट चाहिए होगी। तो इसीलिए बुनियादी तौर पे ये सेकंड और थर्ड केस में जो डिफरेंस है, यानी आप अगर देखें तो ये जो आपके पास है और ये दूसरी जो कर्व है जो दो डिफरेंट कलर से शो हुई है, इनमें जो डिफरेंस है वो बुनियादी तौर पे इसी वजह से है कि एक इंटरनल नोड बीच में इन्वॉल्व हो गई है जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी कर रहा है। तो इसकी वजह से आपके पास आपको थ्रेशोल्ड ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बॉडी इफेक्ट को इग्नोर भी कर दें तो फिर भी सोर्स पे चूंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो गेट सोर्स पोटेंशियल भी एक्चुअली जो है वो आपके पास इफेक्टिवली कम अवेलेबल होगी यहाँ पे। तो
थ्रेशोल्ड को ओवरकम करने के लिए आपको गेट पे थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंशियल देनी पड़ेगी। तो यही वो डिफरेंस है जो इनपुट पे आपको नज़र भी आ रहा है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स गेट्स में आपके पास जो नॉइज़ मार्जिन्स होंगे वो बेसिकली इनपुट पैटर्न्स पे डिपेंड करेंगे। अगर हम इसको इस तरह से समझें कि हमारे पास लेट्स से ये 3 वोल्टेज ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं और ये तीनों डिफरेंट इनपुट पैटर्न्स के लिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो इसकी स्विचिंग थ्रेशोल्ड, इस पैटर्न की स्विचिंग थ्रेशोल्ड ये आई है, इस पैटर्न की यहाँ पे कहीं आएगी। इन दोनों में तो थोड़ा सा फ़र्क है सेकंड और थर्ड में, लेकिन जो पहला केस है वो काफ़ी दूर है। तो अब इसमें अगर आप नॉइज़ मार्जिन को मेजर करें तो इसका नॉइज़ मार्जिन लो जो है वो सबसे आपके पास ज़्यादा होगा, इसका नॉइज़ मार्जिन लो जो है इस पॉइंट का, इसका नॉइज़ मार्जिन लो सबसे कम होगा। इसका नॉइज़ मार्जिन लो जो है वो इस इनपुट पैटर्न का सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन नॉइज़ मार्जिन हाई सबसे कम होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, इनपुट तो वही है। अगर वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक स्विचिंग थ्रेशोल्ड को चेंज करती है तो उससे नॉइज़ मार्जिन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, एक ज़्यादा होगा और दूसरा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा कि एक ही गेट था, डिफरेंट इनपुट कम्बिनेशन के लिए उसके पास डिफरेंट नॉइज़ मार्जिन आ रहे थे। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए अपने कम्प्लेक्स गेट में कि किस पैटर्न के लिए क्या नॉइज़ मार्जिन, किस तरह के पैटर्न के लिए किस तरह का नॉइज़ मार्जिन आ रहा है, ताकि अगर आपको पता चल जाए कि किस पैटर्न में किस तरह की नॉइज़ है तो आप उस तरह से उसको मॉडल कर सकें अपने। तो यहाँ पे हम इसको फाइनली सम अप अगर करें तो बेसिकली आपके पास रबस्टनेस या नॉइज़ मार्जिन कम्प्लेक्स गेट्स के आपके इनपुट कम्बिनेशंस पे डिपेंड करेंगे। अब हम आते हैं कि प्रोपगेशन डिले किस तरह से मेजर किया जाएगा कम्प्लेक्स सीमॉस गेट्स का। इन्वर्टर का प्रोपगेशन डिले कैसे मेजर करते हैं वो तो हमने देख लिया। हम इन्वर्टर का जो प्रोपगेशन डिले था हाई टू लो जो था वो बेसिकली 0.69 RNCL था, और लो टू हाई जो था वो 0.69 RPCL था। ये RC मॉडल को ही आगे हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने कहा भी था कि हम कम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए भी RC मॉडल्स को यूज़ करेंगे। अब हम कम्प्लेक्स गेट के लिए देखते हैं कि प्रोपगेशन डिले को कैसे मेजर किया जाएगा। एग्जांपल हम अगेन वही नैंड गेट की लेते हैं, और यहाँ पे भी आपको ये बताता चलूँ कि प्रोपगेशन डिले विल आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनपुट पैटर्न्स। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, पहले हम देखते हैं लो टू हाई प्रोपगेशन डिले। तो लो टू हाई प्रोपगेशन डिले में अगर आप देखें तो आपके पास 3 डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। यानी लो टू हाई होगा कब? लो टू हाई तब होगा जब आपके पास पुल अप नेटवर्क एक्टिव होगा और आउटपुट जो है वो कैपेसिटी CL जो है वो VDD से चार्ज हो जाएगी। तो अब CL VDD से कब चार्ज हो सकती है, उसकी क्या कम्बिनेशन हो सकते हैं? उसके 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी उसकी ये है कि आपके पास A और B दोनों ज़ीरो हों। अगर A और B दोनों ज़ीरो होंगे, जैसा कि ये है और ये आपके पास B है, अगर ये दोनों ज़ीरो होंगे तो आपके पास इनकी जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअली अगर हम RC से मॉडल करें, RC स्विच मॉडल यूज़ करें, तो बेसिकली ये आपके पास ट्रांजिस्टर एक स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे RP जो है वो बेसिकली डिवाइस की रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि RC मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और ये कैपेसिटेंसेज हैं CL और इंटरनल नोड कैपेसिटेंसेज। तो अगर A और B दोनों ज़ीरो होंगे तो बेसिकली आपके पास ये दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें दोनों स्विच अगर क्लोज हो, यानी ये इस तरह से हो जाएगा और ये भी इस तरह से हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे इसकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। इस नेटवर्क की रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली हाफ हो जाएगी और बाकी वही रहेगा आपके पास। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस नेटवर्क की निकलेगी, अगर आप इसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो वो होगी RP/2, यानी हाफ रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो आपके पास जो लो टू हाई प्रोपगेशन डिले निकलेगा वो निकलेगा 0.69 इंटू RP/2 इंटू CL। CL क्या होगा, इस पे मैं आखिर में आपको बताता हूँ कि CL क्या होगा। दूसरा केस अगर हम देखें जिसमें हमारे पास A जब आपके पास 0 हो जाए और आपके पास B अगर 1 हो आपके पास, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, उस केस में आपके पास ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। इसका मतलब है एक स्विच क्लोज हो जाएगा, दूसरा स्विच ओपन ही रहेगा। तो ऐसे केस में आपके पास प्रोपगेशन डिले जो है वो आपका
क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, चूंकि एक ही रेजिस्टेंस बेसिकली वही इन्वर्टर मॉडल बन गया, तो आपकी जो लो टू हाई प्रोपोगेशन डिले होगा वो 0.69 RPCL होगा। अब इसमें जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो RP के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं है, उसने स्विच ऑन ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसका जो प्रोपोगेशन डिले है वो 0.69 RPCL होगा। सिमिलरली थर्ड केस के लिए, जब आपके पास एक ट्रांजिस्टर ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, ए जो है वो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा, अगेन जो है वो आपके पास प्रोपोगेशन डिले सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे केस के लिए प्रोपोगेशन डिले सेम होगा, पहला जो इनपुट पैटर्न है उसमें प्रोपोगेशन डिले कम होगा। अच्छा, अब 3 डिफरेंट प्रोपोगेशन डिलेज आपके पास आ गए। इनमें से प्रोपोगेशन डिले हम लेंगे किसको, क्योंकि स्पीड तो हम कहते हैं ना कि सिस्टम की एक ही होती है, 2-3 स्पीड्स नहीं होती सिस्टम की। तो बेसिकली इसमें जो प्रोपोगेशन डिले हम लेंगे वो वर्स्ट केस का लेंगे, जहां पे हमारा डिले सबसे ज़्यादा आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर दिस सिस्टम। और वैसे भी प्रोपोगेशन डिले हम बेसिकली क्रिटिकल पाथ का लेते हैं, और क्रिटिकल पाथ क्या होता है, द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, या द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन VDD and output, are the longest path between output and ground for different transitions। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपोगेशन डिले बन रहा है वर्स्ट केस के लिए, वो सेकंड और थर्ड इनपुट के लिए आपके पास अगर देखें तो ये आपके पास प्रोपोगेशन डिले बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रोपोगेशन डिले इस गेट का आएगा वो ये होगा, विच इज़ 0.69 RPCL, और ये प्रोपोगेशन डिले बेसिकली इन्वर्टर के ही इक्वल है। एक्सप्रेशन ये सजेस्ट कर रही है, लेकिन चूंकि CL डिफरेंट है तो इसलिए ये डिले डिफरेंट होगा। अब इसमें CL की तरफ आते हैं कि CL आपके पास कैसे आप इसमें एस्टिमेट करेंगे, उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें CL मेजर करने के लिए आपको वही बिल्कुल पैटर्न है कि CL बेसिकली ये कैपेसिटेंस है, तो ये कौन सी कैपेसिटेंस होगी, जो भी कैपेसिटेंस आपको आउटपुट पे नज़र आ रही होगी। तो आउटपुट पे आपको कौन कौन सी कैपेसिटेंस नज़र आ रही है, इसमें एक तो आपको इसकी गेट ड्रेन नज़र आ रही है, यानी इसके दरमियान में गेट ड्रेन नज़र आ रही है, इसके दरमियान में गेट ड्रेन नज़र आ रही है थर्ड वाले में, और यहाँ पे आपको गेट ड्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, 2 PMOS हैं, 2 PMOS की गेट ड्रेन और एक NMOS की गेट ड्रेन आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब चूंकि गेट और ड्रेन के दरमियान जो कैपेसिटेंस होती है वो मिलर इफेक्ट से आप निकालते हैं। क्यों मिलर इफेक्ट से निकालते हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के दरमियान बेसिकली कैपेसिटेंस है, ए इनपुट है आपके पास और एक कैपेसिटेंस है, और तो इसीलिए ये 2 का जो फैक्टर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ। तो अगर आप देखें 2 CGD 3 प्लस 2 CGD 4, अब CG2 जो है वो NMOS की कैपेसिटेंस है, NMOS की गेट ड्रेन कैपेसिटेंस है, CGD3 और CGD4 जो हैं वो PMOS की कैपेसिटेंसेस हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो उसके बाद देखते हैं कि और कौन सी कैपेसिटिव एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे। तो अगर आपने रिकॉल करें कैपेसिटिव मॉडल को, तो उसके बाद हमारे पास इसमें जो कैपेसिटेंस इन्वॉल्व होगी, एक और कैपेसिटेंस होगी जो कि ड्रेन और बल्क कैपेसिटेंस होगी। तो कौन कौन सी ड्रेन और बल्क नज़र आ रही है, थर्ड वाले की भी नज़र आएगी, इसकी भी नज़र आएगी, और आपके पास फोर्थ ट्रांजिस्टर की भी नज़र आएगी। तो बेसिकली ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड इन्वर्टर, drain bulk capacitance of third inverter, drain bulk capacitance of four inverter will add in the lumped capacitance। तो अगेन ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस 2 जो है वो NMOS की है, और ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस 3 जो है वो 3 और 4 PMOS की है। तो ये आपके पास लम्प कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन होगी फॉर दिस नैंड गेट। इसी तरह से आप आगे भी लम्प कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखते हुए कि आपके पास कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस आउटपुट पे अपेयर हो रही हैं। अच्छा, अगर आपके पास इक्वल साइज ट्रांजिस्टर हो इन डिफरेंट नेटवर्क्स, लेट्स से हम कहते हैं कि पुल डाउन नेटवर्क में जो NMOS लगे हुए हैं वो सारे इक्वल साइज के हैं, और पुल अप नेटवर्क में जो PMOS लगे हैं वो भी इक्वल साइज के हैं, तो फिर आपकी कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर PMOS के ट्रांजिस्टर इक्वल हैं तो उनकी कैपेसिटेंस सेम होगी, और NMOS के अगर इक्वल हैं तो उनकी कैपेसिटेंस भी सेम होगी। तो आपकी जो एक्सप्रेशन बन जाएगी 2 CGDN बन जाएगी,
क्योंकि जो ट्रांजिस्टर का सबस्क्रिप्ट था वो हमने निकाल दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पी और एन नेटवर्क में ट्रांजिस्टर्स का साइज सेम है। और सिमिलरली आपके पास चूँकि पी मास के दो नेटवर्क की कैपेसिटेंस गेट ड्रेन कैपेसिटेंस शो हो रही थी, तो ये बन जाएगी 4 CGD-P। सिमिलरली CDB-N होगा क्योंकि एक ट्रांजिस्टर है, और 2 CDB-P होगी क्योंकि पी मास के दो ट्रांजिस्टर की ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस शामिल हो रही है। अच्छा, गेट ड्रेन तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करनी है। एक्टिव रीजन की जो भी कैपेसिटेंस होगी, बेसिकली जो ओवरलैप कैपेसिटेंस है। ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस आपको पता है कैसे कैलकुलेट की जाती है। डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए डिफरेंट ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस है, और ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पहले भी हम देख के आए हुए हैं। अच्छा, अब लो टू हाई तो हमने देख लिया, अब हम आते हैं हाई टू लो प्रोपगेशन डिले की तरफ। हाई टू लो प्रोपगेशन डिले को अगर हम देखें तो आपके पास हाई टू लो प्रोपगेशन डिले में एक ही पॉसिबिलिटी है। आपकी आउटपुट हाई टू लो में ट्रांजिशन सिर्फ एक सिचुएशन में होगी, अगर आपकी इनपुट ए और बी दोनों 1 हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कम्बिनेशन नहीं आता, तो आपकी हाई टू लो ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये डिस्चार्ज तभी पॉसिबल है जब ए भी 1 हो और बी भी 1 हो। उस केस में आपके ये दोनों स्विच शॉर्ट हो जाएंगे, और आपका ये जो कैपेसिटिव नोड जो VDD से चार्ज थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी, उसको ग्राउंड का पाथ मिल जाएगा। अब अगर आप इस पाथ को देखें तो इसमें दो बेसिकली ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, तो इसलिए दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली इसका जो प्रोपगेशन डिले बन गया 0.692 RNCL। अब इसमें यही वर्स्ट केस जो है वो प्रोपगेशन डिले होगा, क्योंकि इसमें कम्बिनेशन ही एक पॉसिबल था, तो ये वर्स्ट केस डिले है। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक्सप्रेशन इन्वर्टर की एक्सप्रेशन से डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे डिले ही डबल हो गया है, और CL भी आपको पता है कि CL भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये प्रोपगेशन डिले जो है वो इन्वर्टर से डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो है वो ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस जब आप निकालेंगे लम्प कैपेसिटेंस के लिए, वो ट्रांजिशंस डिफरेंट ट्रांजिशन में डिफरेंट होती है। पी मॉस की डिफरेंट होगी, एन मॉस की डिफरेंट होगी। तो ये निकालते वक्त आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस किस तरह से निकालनी है, क्योंकि जो आपकी जंक्शन कैपेसिटेंसेस होती हैं वो डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए डिफरेंट होती हैं। बाकी सारी कैपेसिटेंसेस जो हैं वो ट्रांजिशन इंडिपेंडेंट होती हैं आपके पास। ये एक और एग्जांपल है आपके पास प्रोपगेशन डिले की, जिसको आपने करना है। ये बेसिकली 2 इनपुट नार गेट है, इसमें आपने लो टू हाई और हाई टू लो प्रोपगेशन डिले फाइंड करना है। अब इसमें अगर आप देखें तो लो टू हाई के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, यानी ए और बी दोनों 0 होने चाहिए, और हाई टू लो के लिए आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो डिले कौन सा आप शामिल करेंगे? डिले बेसिकली वो डिले होगा जिसमें आपके पास डिले मैक्सिमम होगा। सिमिलरली इसकी लम्प कैपेसिटेंस में अगर आप देखें तो लम्प कैपेसिटेंस में एक पी मॉस की कैपेसिटेंस, अगर आप इसको देखें तो एक पी मॉस की कैपेसिटेंस शामिल है और 2 एन मॉस की कैपेसिटेंस शामिल है। यानी गेट ड्रेन की 2 कैपेसिटेंसेज एन मॉस की शामिल हो जाएंगी और एक पी मॉस की शामिल होगी। सिमिलरली ड्रेन बल्क भी आपके पास इसी तरह से आ जाएगा। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये दोनों प्रोपगेशन डिलेज आपके पास क्या होंगे। अब हम थोड़ा और कम्प्लेक्स नेटवर्क की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उनका प्रोपगेशन डिले कैसे फाइंड किया जा सकता है। क्या हम वही मॉडल यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले यूज़ किया था। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमने बेसिकली 4 इनपुट नैंड गेट को कंसिडर किया है। इससे पहले हम जो है वो इंटरनल नोड कैपेसिटेंसेस को इग्नोर कर रहे थे। इंटरनल नोड कैपेसिटेंसेस क्या है? हर दो कनेक्टिव ट्रांजिस्टर के दरमियान जो है वो एक नोडल कैपेसिटेंस बन रही होगी, इंटरनल नोड कैपेसिटेंस। 2 इनपुट गेट में भी ये एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वहाँ पे इसे हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। लेकिन जो ही आपका नेटवर्क थोड़ा बड़ा होगा तो ये कैपेसिटेंस भी डिले में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगी, तो इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बेसिकली इनकी भी एक कंट्रीब्यूशन डिले में शामिल हो जाएगी। तो अगर हम इसकी मदद से डिले को फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, एल्मोर डिले मॉडल। तो देखते हैं कि एल्मोर डिले मॉडल आपको किस तरह से प्रोपगेशन डिले कंप्यूट करके देता है।
इसमें अगर आप देखें हाई टू लो पहले प्रोपगेशन डिले कैलकुलेट किया गया है। हाई टू लो आपको पता है कि हाई टू लो के लिए ये चारों जो ट्रांजिस्टर्स हैं ए बी सी डी ये कंडक्ट करने चाहिए तभी होगा। तो इसमें अगर आप देखें सबसे पहले जो कैपेसिटिव नोड डिस्चार्ज होगी वो बेसिकली C1 होगी, ठीक है। C1 को सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी डिस्चार्ज होने के लिए, दैट इज R1। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो R1 C1 डिस्चार्ज हो रही है, इसका डिले आ गया। फिर उसके बाद आपके पास C2 को अगर आप देखें तो C2 में आपके पास R1 और R2 दोनों का डिले शामिल हो जाएगा, क्योंकि जब C2 सिर्फ तब डिस्चार्ज हो सकता है जब आपके पास C और D ट्रांजिस्टर जो हैं, यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो तभी ये डिस्चार्ज होगा। तो इसका मतलब है इसका जो डिले होगा इसमें दो ट्रांजिस्टर शामिल होंगे, दो रेजिस्टेंस। सिमिलरली C3 के लिए तीन आपके पास रेजिस्टेंस के थ्रू इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो इसका डिले जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। और उसके बाद आप CL को अगर देखें तो CL में आपके पास जो है वो चार रजिस्टर्स के थ्रू इसे डिस्चार्ज होना पड़ेगा। तो ये आपके पास पूरी जो एक्सप्रेशन आ रही है ये एक डिले की एक्सप्रेशन आ रही है जिसमें हम इंटरनल नोड कैपेसिटेंसेस को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास ये सारी कैपेसिटिव नोड भी VDD से चार्ज हो जाएंगी और ये इनको डिस्चार्ज करना भी ज़रूरी होगा आपके पास। और ये भी आपके क्योंकि अगर यहाँ पे भी आपके पास CL जो है ये भी VDD है और यहाँ पे भी VDD है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान तो कंडक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक ये नोड डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ये नोड फुली चार्ज नहीं, ज़रूरी नहीं ये नोड फुली चार्ज हो, लेकिन जितना भी चार्ज होगा उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो CL नोड है वो फुली डिस्चार्ज होगी और आपकी आउटपुट ज़ीरो हो सकती है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर जैसा पहले भी हमने कहा था, अगर पुल डाउन नेटवर्क में सारी डिवाइसेस सेम हैं, NMOS डिवाइसेस आर ऑफ इक्वल साइज, तो फिर हम कह सकते हैं कि आपकी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे R को फिर हम कह सकते हैं कि सबकी रेजिस्टेंस सेम है, तो R को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहली जो होगी वो C1, फिर दूसरी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, तीसरी 3 टाइम्स होगी और चौथी 4 टाइम्स आपके पास हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट जो इंटरनल नोड कैपेसिटेंसेस हैं उनको अगर आप देखें और लम्प कैपेसिटेंस को भी अगर आप देखें तो C1 जो है वो आपके पास क्या होगी जी। C1 सिंपली क्या है, बेसिकली आपके पास जो M1 है उसकी गेट ड्रेन कैपेसिटेंस एक तो शामिल हो जाएगी, ये वाली कैपेसिटेंस, और दूसरी इसकी M2 की गेट ड्रेन कैपेसिटेंस यानी यहाँ पे। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो M1 और M2 की कैपेसिटेंस, M1 और M2 की। सिमिलरली ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस भी इन दोनों की शामिल हो जाएगी, ठीक है। ड्रेन बल्क इनकी शामिल हो गई, तो ये भी आउटपुट पे नज़र आ रही है आपको, तो ये इनकी शामिल हो जाएगी। तो जैसे आपको पता है कि आइडेंटिकल नेटवर्क हैं, पुल डाउन आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर हैं पुल डाउन नेटवर्क में, तो आप यहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि C1 विल बी इक्वल टू C2, क्योंकि C1 और C2 की कैपेसिटेंस वही होगी जो C1 की है। क्योंकि देखें अगर C1 में D और C की आ रही है तो C2 जो कि यहाँ पे है उसमें C और B की आ रही है, और अगर आइडेंटिकल हैं तो फिर सबकी इक्वल हो जाएगी C1, C2 और C3 की, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी 4CGDN प्लस 2CDBN, ठीक है। आपके पास इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, इसकी 2 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों आई है, क्योंकि 2 टाइम्स मिलर इफेक्ट का आपके पास आ रहा है। लम्प्ड कैपेसिटेंस कितनी होगी लम्प्ड कैपेसिटेंस में, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही होगी एक की M4 की आपके पास आ रही होगी, M4 की ये हो गई 2CGDN, M4 की गेट ड्रेन, M4 की गेट ड्रेन आ जाएगी विच इज़ A, और बाकी ऊपर जो चार ट्रांजिस्टर हैं उन सब की 4 इंटू CGDP इंटू 2 मिलर इफेक्ट की वजह से तो 8 CGDP हो जाएगी। दिस इज़ फॉर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स। और CDBN इसकी ड्रेन बल्क आएगी और ऊपर चारों की ड्रेन बल्क शामिल हो जाएगी। तो ये बेसिकली लम्प कैपेसिटेंस आपके पास बन जाएगी, और डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि जंक्शन कैपेसिटेंस आपके पास डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए डिफरेंट होती है आपके पास। तो ये थी प्रोपोगेशन डिले कैसे मेजर करेंगे आप जब आपके पास कम्प्लेक्स नेटवर्क्स आ जाएंगे, जब बड़े नेटवर्क आ जाएंगे।
तो उसको उसमें प्रोपोगेशन डिले आप एल्मोर डिले मॉडल को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली इसका अगर आप लो टू हाई प्रोपोगेशन डिले देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लो टू हाई प्रोपोगेशन डिले इसमें वर्स्ट केस के लिए देखेंगे, और वर्स्ट केस के लिए इन चारों में से कोई एक रजिस्टर ऑन हो तो वो वर्स्ट केस होगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा ऑन हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और डिले कम हो जाएगा। तो कोई एक अगर आपके पास ऑन है तो वो बेसिकली कितना बन जाएगा, 0.69 RPCL, वही प्रोपोगेशन डिले बनेगा जो इन्वर्टर का बनता था, लेकिन एक्सप्रेशन वो बनेगी, डिले चेंज होगा क्योंकि लम्प्ड कैपेसिटेंस चेंज होगी। और लम्प्ड कैपेसिटेंस क्या होगी, लम्प्ड कैपेसिटेंस वही होगी, लम्प्ड कैपेसिटेंस सेम होगी दोनों ट्रांजिशंस के लिए, ठीक है। एक्सप्रेशन सेम होगी, ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस तो डिफरेंट होगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बेसिकली आज हमने देखा कि प्रोपोगेशन डिले को कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पावर डिसिपेशन को देखेंगे और डिज़ाइन टेक्निक्स देखेंगे अगर हमारे पास फ़ैन इन बहुत ज़्यादा हो जाए।